बेटा वर्क, एनर्जी एंड पावर, फर्स्ट लर्निंग आउटकम इज वर्क। ओके बेटे, हमारे पास फर्स्ट दिस इज वर्क। वर्क को डिफाइन किस तरह करते हो? आप पढ़ चुके होते हो लेवल में भी। फोर्स इनटू, इनटू का मतलब क्या होता है? जी, डिफाइन वर्क। डिफाइन वर्क अगर आता है कैम्ब्रिज के अंदर तो क्या लिखेंगे हम लोग? फोर्स इनटू, इनटू भी गलत बोला, परपेंडिकुलर बोल के सख्त गुनाह किया, असर। ओके, नहीं बेटे गलत है जी। वर्क, कुछ अपनी राय पेश करें बेटे। हम वर्क को डिफाइन करते हैं, वी यूज्ड टू डिफाइन, वी मे यूज टू डिफाइन दिस लाइक इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नाउ इंस्टेड ऑफ दिस डिस्टेंस, नाउ वी शैल राइट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का वर्ड लिखना है, ठीक है? डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट लिखना है, तो वी कैन राइट दिस अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and displacement traveled in the direction of force। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है? अब डिस्टेंस का वर्ड नहीं आना चाहिए, ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, थोड़ा तेज कराऊंगा बेटा। अब डिस्प्लेसमेंट है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं है, ठीक है? पहली चीज ये याद रखिएगा बेटे, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तीसरी, ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो सिंबल विच वी यूज, दिस इज डब्ल्यू। फॉर्मूला बेटे इसके क्या हो जाएगा कि लाइक इफ आई कंसीडर दिस इज एनी ब्लॉक विद द मास m, मैं बाद में नोट्स बना दूंगा किसी पुरानी क्लास का उठा के, ठीक है बेटा? ये इसका मास m है, यू एक्सर्ट अ फोर्स f ऑन इट, ठीक है? एंड डिस्प्लेसेस इट टुवर्ड्स राइट साइड, यहाँ पे। अच्छा, दिस वाज इनिशियली इन स्टेट ऑफ रेस्ट। If an object is in state of rest, we should keep its state of rest by Newton's first law of motion. It can only come into motion from its state of rest if some external resultant force acts on it, as per Newton's first law, ठीक है ना? तो बेटा this force F bring this mass which was initially in state of rest into motion. अगर ये मूव मोशन में आ गया तो डेफिनेटली ये इसकी ये मेन पोजीशन थी, ये भी मेन पोजीशन कह लो या सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी, ये डिस्प्लेस कर गया इस डायरेक्शन के अंदर, ये वाला। तो वर्क का हमने फिर फॉर्मूला क्या बना गया हमारे पास? वर्क किसके बराबर हो गया? F टाइम्स S। डी भी लिख दो तो मार्क डिडक्ट नहीं करेगा, ठीक है? लेकिन व्हाट इफ यही मैथ अगर है हमारे पास, अगर है बेटे यही मैथ है, अब इंस्टेड ऑफ फोर्स लाइक दिस वे, फोर्स अब इस तरह लग रही है, द फोर्स इज मेकिंग सर्टेन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल नाउ, ठीक है? फोर्स कोई एंगल बना रही है विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है? लेट के अब फोर्स ये है बेटे, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट ने ली। अब फोर्स होगी ये वाली, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, थोड़ा सा पढ़ा कर, एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये उसी तरीके से बेटा ये हमारे पास दिस इज अ कार्ट which is pulled by this kid. If this kid will move, मूव करने के लिए टांगे डिलीट होगी। अच्छा, इसे अगर ये पर्सन इस राइट साइड पे मूव करेगा तो कार्ट भी साथ मूव करेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है? अब वही चीज यहाँ पे शो की हुई है। अब हमने डिफाइन किस तरह किया? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and displacement traveled in the direction of force. Let the displacement which is traveled in the direction of force, this is this one. Now force and displacement, they are not parallel to each other actually, ठीक है? ये पैरेलल नहीं है, तो इस केस में you need to resolve force and consider a component which is exactly along displacement. So if I resolve it, we can resolve it in this way. This is one component, this will be the second one, ठीक है? अब बेटा ये हमारे पास
ये दो कंपोनेंट बन गए. The side which is adjacent to angle, this is always base and is cos function, so we can write this f cos of theta, and this is f sin theta. Now, as per definition, product of force and displacement in the direction of force is in this direction, displacement is also in this direction. So it means we need to multiply f cos of theta with the displacement. Sorry. So we can write this then. This is f cos of theta. This is a component of force which is along displacement. So it can be written as f as cos of theta. Okay. If force and displacement are in the same direction as we did here, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो ना. देखो यहाँ पे जीरो ही होगा ना यार, ये इनसे इंक्रीज करता जा रहा है. तो जब थीटा की वैल्यू जीरो, कॉस जीरो क्या होता है? 1. तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? एफ वही फॉर्मूला. बात ठीक हो क्या? अच्छा, यूनिट्स की क्या होंगे? दिस इज फोर्स इज मेड इन न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड इन मीटर, न्यूटन मीटर कह लिया, विच कैन बी रिटन एज जूल. जूल होता है, जूल नहीं होता. जूल हम इसलिए बोलते हैं स्पेलिंग याद हो जाए. और अगर बेस यूनिट फॉर्म में लिखा जाए तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो गए बेस यूनिट इसके. अब physical significance क्या? This is scalar. Why this is scalar? Although it is a product of two vector quantities, force is vector, displacement is vector as well. बेटे जी यहाँ पे हमारे पास ये है कि अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर, दिस नॉट इन फिजिक्स एक्चुअली, इन एएस या ए लेवल फिजिक्स, दूसरी क्लासेस में है, दूसरी यानी कि आपके बाद में जो पेपर देना उसमें आएगा. बेटे अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेस्ड वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और दोनों के दरमियान एंगल जो आ रहा है वो हमारे पास 90 डिग्री हो, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? वो वेक्टर होगा. जैसे मोमेंट इज अ वेक्टर. हम डिफाइन इसमें करना प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस. यहाँ पे दो वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों वेक्टर में 0 या 180 के एंगल हो, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? स्केलर. एक को हम स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कह रहे होते हैं, दूसरे को वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट कह रहे होते हैं. ये आप उसमें पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, M1 में आ जाएगा, लेकिन फिजिक्स में नहीं है हमारे. ठीक है. सो बस हमें यहाँ पे इस लेवल पे ये चीज कैटेगराइज करनी है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, वर्क इज स्केलर, ऑल्दो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज. ठीक है. अब क्वेश्चंस पे आ गए. बेटा ये एक ब्लॉक है, व्हाटसएवर इस मैथ से, चले मैथ एम है, दिया नहीं हुआ. ये फोर्स लग रही है एक फॉरवर्ड 80 न्यूटन की. It also experienced a backward force of 20 Newton, and the displacement which is travel, this is suppose 10 meter. ठीक है. Due to all these two forces. ठीक है. चलें और बेहतर करने के लिए मैं इसका बेटा वेट ही दे देता हूँ. चल 4 kg में ऐसा यार, 4 kg में ऐसा. ठीक है. कैलकुलेट वर्क डन by an applied force against friction by weight of block बाकी जगह रिजल्टेंट फोर्स भी करना. ओके. बाय एन अप्लाइड फोर्स कितना वर्क हुआ है करना आप लोगों ने, आप लोग करोगे तो क्लियर होगा बेटा. कनेक्टर खराब कर दिया. हाँ जी. हाँ 4 into बेटा फिजिक्स आती है हाथ से पेंसिल पकड़ के लिख के करने से. वैसे इस्लामियात पढ़ाई जाती है, ये पढ़ी जाती है. ठीक है. फिजिक्स वैसे होती नहीं. मैं तो इस चीज के हक में नहीं होता. you need to do by mathematics. यार ये क्या मुसीबत है यार, ये क्या मुझे समझ नहीं आती. फिजिक्स का मैथमेटिक्स लिख के करने से होता है. चीज समझ आती है बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन बाद में सवाल नहीं होते. इसलिए नहीं होते, हाथ और ब्रेन की कोऑर्डिनेशन ही नहीं हुई होती. वी आर सो इंटेलेक्चुअल्स. ठीक है.
कि हमारे पास बेटे वो टाइम ही नहीं है ना खुद सॉल्व करने का। पेपर में इसलिए सवाल हमसे हो नहीं रहे होते कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता जी। वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स, ठीक है इब्राहिम। वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स, बेटे हमारे पास अप्लाइड फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो यार। अप्लाइड फोर्स कितनी है 80 है, डिस्प्लेसमेंट कितनी गिवन है 10 है, आंसर कितना आ गया 800 न्यूटन। फिर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, यहाँ पे बाय का वर्ड था, यहाँ अगेंस्ट का वर्ड है, ठीक है यार। हम मुझे लगता है इन्होंने मेरे से टैब ले जाते हैं, कनेक्टर लगाते हैं। बेटे मतलब ये होता है, देखो बाय का मतलब ये है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे कॉस 0 हो गया, कॉस 0 किसके बराबर होता है 1 के, इसका मतलब फोर्स भी पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, ठीक है। अगेंस्ट का मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब फोर्स तो लग रही है फ्रिक्शन फोर्स, तो ये लेफ्ट साइड पे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इज स्टेबल टुवर्ड्स राइट साइड एंड एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। फोर्स बेटे एफ है, लेफ्ट साइड पे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पे है, दोनों में एंगल कितना 180, कॉस 180 डिग्री किसके बराबर होता है -1 के, एफ टाइम्स एस टाइम्स -1, तो क्या हो गया -f टाइम्स एस। ये है अगेंस्ट का वर्ड, इसलिए लगता है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर देयर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो बट इन न्यूमेरिकली वैल्यू में वी डू नॉट कंसीडर दिस नेगेटिव साइन बिकॉज दिस इज ओनली स्केलर क्वांटिटी वर्क, जो हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम 20 को डिस्प्लेसमेंट जो है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर 200 जूल आ रहा है, ठीक है। मैंने सिर्फ ये मतलब बताना चाह रहा हूँ, बाय का मतलब हो तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में आएंगे, एंगल उनके बिटवीन जो आ जाएगा 0 होगा। अगर अगेंस्ट का वर्ड है इसमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे मस्ट बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वर्क कॉस के साथ किए ये मुझे समझ नहीं आया, दोनों केसेस में मैंने पूरा फॉर्मूला ये पढ़ाया ना। मैंने ये भी कहा था बेटे, अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर इन सेम डायरेक्शन तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 0, कॉस 0 का मतलब है एफ और एस आ जाएगा, ये फॉर्मूला वो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये कह रहा हूँ, फोर्स ये लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, cos 0 क्या होता है 1 होता है, f टाइम्स s, इस फोर्स को आपने डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अगेंस्ट का मतलब ये बेटा, ये हमारे पास फोर्स ये लग रही थी, डिस्प्लेसमेंट ये ट्रेवल हो रही है, 180 लिया तो -f का मतलब क्या ऑपोजिट डायरेक्शन आ गई ना। अच्छा, लेकिन हम न्यूमेरिकल देखो, मैंने कोई नेगेटिव साइन नहीं लिखा, देयर इज नो नीड टू राइट दिस वन। हम कोई वर्चुअल वर्क नहीं पढ़ते, कोई हम नेगेटिव वर्क नहीं पढ़ रहे होते, वो हमारे फील्ड में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। फील्ड वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है, इनर्शियल फील्ड, उसमें कंसिडर करते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं। वर्क डन बाय द वेट, वेट किस तरफ लगता है डाउनवर्ड, तो मैं क्या लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू, ये मैंने वेट ही लिखा बेटे, और डिस्प्लेसमेंट, वेट कितना है डिस्प्लेसमेंट से नीचे mg, डिस्प्लेसमेंट s है, एंगल कितना आ रहा है 90, cos 90 क्या होता है 0, वर्क डन कोई नहीं होना, को सेम डायरेक्शन में नहीं है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, वर्क डन 0 है। और अगर मैं यहां पे लिखूं वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स, बाय अ रिजल्टेंट फोर्स, व्हाट इट विल बी, तो रिजल्टेंट फोर्स बाय का वर्ड है ना, बाय, इसमें फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, दे आर बोथ इन द सेम डायरेक्शन, तो इसमें फॉरवर्ड फोर्सेस ऑफ 80, दिस इज 20, डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज ट्रैवल, दिस इज 10, तो 600 जूल आंसर आ जाएगा। और वी मे सब्ट्रैक्ट 800 में से 200 माइनस कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। बात क्लियर होगी? ओके, दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। जरा बेहतर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिस इज पाथ A to B. This is a vehicle which move toward this side is with the forces which are acting on it. Let its mass is suppose again 4 kg.
This is suppose 80 Newton. This is suppose 10 Newton. और distance AB जो है, this is suppose 15 meter. This angle is 30 degree. A से B पे मूव करता है, ठीक है. पहले में वर्क डन, पास्ट पेपर का क्वेश्चन लेकिन फोर्थ पार्ट दैट पूछा होता. वर्क डन by an applied force. Applied force against friction. ठीक, बाकी चीजें बाद में करूंगा. ठीक, पहले इतना करो. By an applied force, आंसर by का वर्ड है. It means force and displacement must be in the same direction. Force से लगी है, displacement A से B तक लेनी है. Force which we are having applied is 80. Displacement is 15. 15 years are कितना 120 होता है. 15 4 are 16. हाँ जी 120. 1200 जूल हो गया बेटे. Against friction क्या होगा? Friction force को displacement से multiply कर दो A से B तक जो है. Friction force हमारे पास 10 है, displacement हमारे पास कितना है? 80 है. Oh, sorry. This is 15. 150 Newton meter. यहाँ तक बात क्लियर होगी सबको? Okay. Now, this is the question. Work done against weight of object. या work done against gravitational pull. जी, ये कितना आंसर आएगा इसका? Work done against weight. क्या आंसर आ गया? क्या? 51.9. I got one answer. I'm not sure either this is correct or not. We need to do it. जी, मैं करूं? ये यहाँ पे हाइट क्या है? वेट डाउनवर्ड लग रहा है ना. यहाँ हाइट इंक्रीज होती जा रही है. यहाँ पे चला गया, हाइट क्या हो गई है? मैक्सिमम. ओके जी, इसका मतलब हाइट तो ये वाली आ गई थी. ठीक है, वेट इसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था. mg, हाइट ये है. दोनों के क्या ऑपोजिट आ रही है? डिस्प्लेसमेंट और अगेंस्ट वर्ड यूज हुआ ना. ओके, इसका मतलब है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल जो होगा वो आप वेट एज फोर्स हो गया, एज फोर्स, हाइट एज डिस्प्लेसमेंट होगी. mg इसका फॉर्मूला बना है पोटेंशियल एनर्जी. तो वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल इज ऑलवेज इक्वल टू गेन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, ऑलवेज इक्वल टू गेन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. अब मास की वैल्यू बेटे गिवन थी, विच इज 4, g इज 9.81, हाइट इज हाइट. अब हाइट हमारे पास क्या होगा? ये साइड है ना हमारे पास आ रही, हमने ये निकालनी है. एंगल के सामने जो साइड होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, व्हिच इज साइन फंक्शन. सो इट मींस वी कैन राइट हियर एज किसके बराबर आ रहा है? दिस इज ये साइड ए बी कितनी थी? 15 sin 30. वी कैन राइट 15 sin 30. sin 30.5 होता है आंसर. टू 94.3. बात समझ आ गई सबको? इसको बेटा हम इस तरीके से भी कर सकते हैं. करने लगूं मैं, इससे भी देख लो बेटा. यही डायग्राम है, यही क्वेश्चन है. अगर हमारे पास वेट गिवन तो वी कैन रिजॉल्व दिस वेट इनटू इट्स कंपोनेंट. वी आर हैविंग वन कंपोनेंट इज दिस वन,
सेकंड कंपोनेंट इधर मैं बेटे यहाँ पे बना दूं या यहाँ पे बना दूं, इट मेक्स नो डिफरेंस, ठीक है ना। मैंने एक वो बना दिया, दूसरा कंपोनेंट मैंने ये वाला बना दिया। इफ दिस इज 30 डिग्रीज, दिस विल आल्सो बी 30 डिग्री, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इंक्लाइंड प्लेन बड़ी डिटेल में। सो दिस विल बी इक्वल टू mg cos 30 and this is mg sin 30. So this mg sin 30, which is a component of weight which is acting against this displacement. So that's why against लग रहा है तो हम फिर वही यूज करोगे, w equal to mg sin 30. This is a force actually and displacement is s a से b तक, against opposite direction में नजर ही आ रहा है आपको आ रहा है। This is 4 times 9.81, sin 30 is 0.5, displacement which is travel, this is 15 शायद, huh? 15. You'll get the same answer which you initially got. So always remember, if examiner asks to work done against a force, it means force and displacement must be in the opposite direction. और by the force है तो इसका मतलब है हमारे पास force and displacement must be in the same direction. By the resultant force है तो इसका मतलब by का word है, फिर force and displacement must be in one direction, but we need to consider resultant force then. ठीक हो गया? Okay. बेटे क्वेश्चन है, ये एक बंदा है, ये बेटा इसने एक ट्रे पकड़ी हुई है और इसमें इसने KFC रखा हुआ है, ठीक है, जिसका वेट हमारे पास, चलो मैं लिख देता हूँ, दिस इज सपोज 25 न्यूटन है। ये पर्सन बेटा यहां से मूव करके इस पोजीशन तक पहुंचा है, ठीक है, और इसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की है वो ये वाली है, विच इज सपोज 12 मीटर। Examiner, what is the work done? Is the work done due to weight of KFC? What it will be? क्वेश्चन करने पे फोकस कीजिएगा, लिखने पे ना फोकस कीजिएगा, क्योंकि बाद में वैसे शेयर कर रहा होता हूँ आप। क्वेश्चन करने पे वो स्किल बेहतर कीजिएगा। आंसर, आई गॉट वन आंसर विच इज 300। 25 12 तो 300 होता है, और एक आंसर 0 भी आ गया। अब कल मैं किस पे करवा था, बाय और अगेंस्ट के वर्ड यूज करा, आज मैंने ड्यू का वर्ड यूज कर दिया। बेटे हमारे पास आंसर 0 है, 0 इस सेंस में है, वर्क हमारे पास क्या होता है, दिस इज एफ डी होता है। फोर्स तो लग रही है 25, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। क्यों 0? क्योंकि आप इस तरह मूव कर रहे हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन थोड़ी आ रहे हैं। चले आप लिख भी ले, डिस्टेंस भी चले आपने लिखा एफ एस लिखा, सॉरी आपने एस की वैल्यू में लिख दिया 12, दोनों में एंगल कितना आ रहा है, कॉस तो थीटा बड़ा, कॉस कितना, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही, 90 आ रही है। हाँ, कॉस 90 0 होता है, हाँ तो 0, बिकॉज फोर्स इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, इन अदर वर्ड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटे हमारे पास एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, टू kg की, 2 kg किलोग्राम्स, ठीक है, 2 किलोग्राम, ऊपर जो फोर्स लग रही है दिस इज ऑफ 25 न्यूटन, नहीं एक डाउनवर्ड फोर्स भी लग रही होगी,
ये अपवर्ड फोर्स आप है, मुझे पता ही नहीं है, और ये डाउनवर्ड वेट हमारे पास लग रहा है, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। चलो वेट मैं लिख देता हूँ, वेट मुझे पता है बेटे, mg होता है ना, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 9.81, दिस इज 19.6। उसने कहा कैलकुलेट वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा अपवर्ड फोर्स, बच्चे कंफ्यूज, मैं टी लिखता हूँ, टेंशन ले लिया। सेकंड में अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। तीसरा बाय टेंशन T in the string। जी ओ सॉरी, मुझे डिस्टेंस पता ही नहीं था, चलो वो भी दे दिया। हाइट जो गेन की गई है, हाइट गेन, दिस इज पोज 30 मीटर्स। ये लो, पहले क्या है 130 है, ओके पहले कहाँ से 132 का है मुझे नहीं पता, ठीक है ही नहीं, मैंने करना है अभी। दूसरे का सेकंड का, थर्ड का क्या है 730, 720, ओके। जी अरीशा, अब्दुल्ला, फारूक बेटे, क्वेश्चन करने पे फोकस है, लिखना लुकना नहीं, सिर्फ क्वेश्चन करो बेटे, सिर्फ क्वेश्चन करो, मुझे आंसर बताओ क्या आता है, चाहे चैट बॉक्स में लिख के भेज दो, चले वैसे। इसमें फर्क ओलन में ये चीज पड़ी है, सिर्फ फर्क क्वेश्चंस का आना, लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज ओनली विल ओनली राइज इन द क्वेश्चन। हाँ जी इतना टाइम है, मेरा बहुत बड़ा वेरिएंट है, बहुत बड़ी शायद ठीक हो 7056 70560, फर्स्ट का, और सेकंड का आंसर आ रहा है 679.7 679.1 1.7 679.1. ओके लेट मी डू नाउ। बेटे हमारे पास वर्क डन बाय अ रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स हमें दी नहीं हुई, लेकिन हमारे पास एक्सेलरेशन दे दी हुई है। रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, F इक्वल्स टू ma, ठीक है। तो बेटे इसको जो करना था ना, हमारे पास W इज इक्वल टू फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट थी, फोर्स किसके बराबर है ma, डिस्प्लेसमेंट हाइट की आ रही थी। अब मैथ कितना था हमारे पास
दिस इज 2, एक्सेलरेशन कितनी गिवन है 12, डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारे पास, दिस इज 30, 24 टाइम्स 30 कितना होता है, 720 सारों का गलत हो गया लग, मैंने दरअसल 19.6 आपने 720 कहा था बेटे, रिजल्टेंट ही लिया है, ये एक्सलेट कर रहा है ना, तो रिजल्टेंट ही है, एक्सलेशन मैंने दे दी, एक्सलेशन गिवन थी तो एक्सलेशन एफ इक्वल एम से रिजल्टेंट फोर्स नहीं आ जाएगी, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है, टेंशन की वैल्यू थोड़ी है, टेंशन की वैल्यू क्या है, वो तो ज्यादा होगी, ये रिजल्टेंट फोर्स एफ आ रही है, ये एफ आई है ये एक्सेलरेशन की वजह से, ठीक है। अब दूसरे में वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल, ये हमेशा गेन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है हमेशा, तो ये वर्क डन क्या होगा, वेट डाउनवर्ड लग रहा है, अगेंस्ट का वर्ड है ना, हाइट अपवर्ड है, हमारे पास एम जी की वैल्यू 2, जी की वैल्यू 9.81, हाइट हमारे पास 30 है, 19.6 टाइम 30, जी चलो आगे डिस्प्ले यार, ओके जी तीसरे का, work done against gravitational pull is always equal to gain of gravitational potential energy, क्योंकि हमारे पास अगेंस्ट का मतलब है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑपोजिट है ना, ग्रेविटेशनल पुल का दिस इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हिच इज वेट, ठीक है, हाइट जो जा रही है वो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड आ रही है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए अगेंस्ट का वर्ड हो गया, तो वेट mg होता है एज अ फोर्स, हाइट क्या डिस्प्लेसमेंट, मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया, वर्क डन बाय द टेंशन T इन द स्ट्रिंग, निकले ही नहीं। ओके बेटे, वर्क डन, ये रिजल्टेंट वर्क डन निकाल चुके हैं ना, हाँ जी, यानी वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स जो होगी, वर्क डन बाय टेंशन T, ठीक है, माइनस वर्क अगेंस्ट वेट, ये आपके पास कितना है 720, ये कितना है वर्क डन बाय टेंशन हमने निकालना है, ये हमारे पास टेंशन फोर्स कितनी लग रही है हमारे पास, दिस इज एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, दिस इज 589, नहीं यार मैं गलत कर रहा हूँ, माइनस होना है, ये माइनस होना है बेटे जी, अब ये वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, 720 प्लस 589, तो जो भी आंसर आ जाएगा, हाँ ये है, समझ नहीं लगी। ये उधर जाके प्लस ही होना है ना, ये रिजल्टेंट वर्क डन आ रहा है, जी ये आप, ये वर्क आप कर रहे थे अगेंस्ट वर्क ये हो रहा था, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्टेंट वर्क डन का वर्क डन बाय द फोर्स माइनस वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, बाय द फोर्स ज्यादा, सॉरी बाय द फोर्स ज्यादा थी, इसलिए रिजल्टेंट वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स ही आ जाएगा, ज्यादा आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गाड़ी मूव कर रही है यहां से विद द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे जाके ये रुक जाती है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है
और डिस्प्लेसमेंट जिसने ट्रैवल की S1 विच इज सपोज 20 मीटर। अब अगर यही गाड़ी मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, कितने डिस्टेंस के बाद जाके ये रुकेगी, ठीक है, इफ सेम ब्रेकिंग फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। S2 की वैल्यू क्या होगी, ये V2 है, ठीक है। कैलकुलेट S2 if same braking force is applied in both cases। ये काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हो, वहां पे मैंने करवाया भी हुआ है। अगर रुकी है वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी होगी। ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई हो तो रिटार्ड तो की है, डिस्प्लेस वो रिटार्ड यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी है। काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हो, डायनामिक्स से भी कर सकते हो। मैं वर्क एनर्जी पावर अप्लाई से पहले मैंने सॉल्व कराया भी होगा आपको काइनेमेटिक्स में। अल्लाह अकबर। ईमान वालो, ये दो तरीकों से हो सकता था, पहले काइनेमेटिक्स से कर दूं, पहले डायनामिक्स अप्रोच, पहले मैंने जो पढ़ा रहा हूं पहले उससे कर दूं। हाँ इतना, अच्छा चलो ठीक है। चलो पहले कह रहे हैं कि नहीं हुआ काइनेमेटिक्स से। बेटे अगर सेम ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई की गई, इसका मतलब रिटार्डेशन दोनों की सेम थी। We can make use of this equation 2as equals to v square minus u square। इसमें सारे पैरामीटर्स गिवन थे, u की वैल्यू भी गिवन थी, फाइनल स्पीड भी गिवन था, s भी गिवन है। a की वैल्यू निकालो, एक में दूसरे में पुट कर दो, हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। या फिर ज्यादा बेहतर है बेटे इस तरह टाइम वेस्ट करने के लिए हम पेपर में डायरेक्ट करेंगे, जैसे 2a s2 ओवर रेशियो ले लो, ताकि वैल्यू वैल्यूएट ही नहीं करनी पड़े, चीज कैंसिल आउट हो जाए। v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर ओवर v1 का स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर। अब ताकि 2a वैसे कैंसिल आउट हो जाए। s2 की वैल्यू डिटरमिन करनी थी, s1 की वैल्यू उसने दी हुई 20, v2 की वैल्यू 0 है, अब v1 की u2 की वैल्यू 35 का स्क्वायर है, फाइनल स्पीड फिर 0 है। बेटे रेशियो ही लेंगे ताकि हमारे पास ए, अदरवाइज ए की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी ऋषा। या तो बेटा मैंने कहा इसमें से ये सारे पैरामीटर्स को यूज करके यहाँ ए की वैल्यू निकालो, फिर यही इक्वेशन को यूज करके ए की वैल्यू इसमें पुट करो ताकि S2 की वैल्यू आ सके, क्योंकि ब्रेकिंग फोर्स सेम है तो रिटार्डेशन सेम होगी। तो अगर रेशियो से कर लोगे तो जल्दी हो जाएगी। u1 की वैल्यू कितनी, 25 का स्क्वायर थी, तो S2 की वैल्यू आप डिटरमिन कर लो, अब जो भी क्या आंसर है 39 पॉइंट मीटर। अच्छा ये तो एक तरीका था। दूसरा चीज मूव कर रही है, कौन सी एनर्जी इसके पास, काइनेटिक, नहीं पोटेंशियल में नहीं होती ना, पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, ठीक है। मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है। बेटे एनर्जी है तो इसके पास एबिलिटी या वर्क करने की, एनर्जी को किसने डिफाइन करते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। अच्छा अब इसका मतलब है इसके पास एबिलिटी है, काइनेटिक एनर्जी होने के साथ एबिलिटी या वर्क करने की। तो जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो वही जो एबिलिटी थी वो चेंज हो जाएगी हीट एनर्जी की फॉर्म में। यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी ना, तो एनर्जी कहाँ चलेगी, हीट एनर्जी की फॉर्म में। तो इसका मतलब अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, वर्क डन अगेंस्ट मोशन जो है, वर्क डन अगेंस्ट मोशन इक्वल्स टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन अगेंस्ट मोशन क्या होगा हमारे पास, एफ डी, एफ ऐसे ही पढ़ा ना। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस स्क्वायर, लॉस है चेंज हो रही, ठीक है ना। ओके अब इसके अंदर ये एक बात क्लियर होगी। अब मैथ्स तो गिवन ही नहीं है,
तो अब मैं फिर किस पे जाऊंगा, रेशियो पे जाऊंगा। मैं लिखूंगा फोर्स सेम है, उसने कहा F(S2) ओवर F(S1) इक्वल्स टू हाफ m V2 का स्क्वायर माइनस U2 का स्क्वायर ओवर हाफ m V1 का स्क्वायर माइनस U1 का स्क्वायर। अब जो चीजें कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल आउट करो बेटे। ये फोर्स सेम थी, कैंसिल आउट होगी, ये भी सेम से कैंसिल आउट हो गया। अब S2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, S2 सच हो गया। S1 किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 20 के। V2 क्या है, 0 का स्क्वायर। U2 हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, दिस इज 35 का स्क्वायर ओवर 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 25 का स्क्वायर। तो गौर से देखो वही चीज बनी हुई है जो ये लिखी है मैंने, वही चीज ये बनी हुई है अब, ठीक है ना। तो बेटे इसको सॉल्व करोगे तो यार वही आंसर आ जाएगा विच इज 39.2 मीटर। ठीक, एक और क्वेश्चन, बड़ा ही सोच समझ के क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, बड़ा कोर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछना इस टाइम। ये एक बॉक्स है, जो 20 kg इसका है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में with a velocity of 4 meters per second, और जो डिस्प्लेस किया यहाँ पे 80 मीटर। पहले कह रहे हैं बड़ा कोर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। उसने कहा व्हाट इज द वर्क डन by the resultant force justify, जो भी आंसर दोगे उसको जस्टिफाई भी करना है। हाँ जी, अच्छा वहां जाके वो रुके जब कोई दे दी उसने वेलोसिटी दे दी है, पहले मूव कर रहा है 20 से, अभी यहाँ पे जो वेलोसिटी यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 जी। हाँ, 60 जाओ। आंसर इज 160 जी बेटे आपका है। 160 जूल होगा इब्राहिम, नहीं होगा, गलत है इब्राहिम। यस, यूजिंग काइनेटिक एनर्जी टू 160 जूल, गलत है, बिल्कुल गलत है सर। डू वी हैव टू टेक रेशियोज, अच्छा ठीक है जी, सारे गलत हो। 0 है, आंसर इज 0। ठीक है यार। क्यों, 0 का जरूरत हाँ? हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करे नहीं, प्रैंक नहीं है बेटा ये। आंसर 0 है। अब आंसर 0 क्यों है, क्या लिखा था रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स 0 है, ठीक है। क्यों 0 है, रिजल्टेंट फोर्स 0 क्यों है। सब ड्रागे सा कह रहे थे, पता नहीं को कितना क्वेश्चन है, निकला 0 है आंसर। नहीं, मैं भी पूछना, रिजल्टेंट फोर्स 0 है, क्यों 0 है भाई। कितने के फोर्स है, सर्टेन फोर्स आगे टाइम नहीं हुई, बस 4 नहीं, क्यों 0 है रिजल्टेंट फोर्स। चलें, एक आंसर आ गया, एक्सलेशन 0, ठीक है, और लेकिन वो O लेवल का है, मेरा तो पता ही नहीं। क्योंकि मोमेंटम जो है, चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं हो रहा, बिकॉज चेंज ऑफ मोमेंटम इज 0। चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर, रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होता है। बेटे मैंने देखो मैथ्स भी हमारे पास क्या था, मैंने मैथ्स भी लिखा था कांस्टेंट, वेलोसिटी भी कह दिया कांस्टेंट। अगर कहूं कि ये इस पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से आ जाएगी, लेकिन वो रिजल्टेंट नहीं, काइनेटिक वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स है, ये वर्क डन अगेंस्ट भी उतना ही हो रही होगी।
समझ, वर्क डन जो फॉरवर्ड फोर्स जो वर्क कर रही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, बैकवर्ड भी उतनी फोर्स लग रही होगी, हाँ जी, तभी हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स जीरो ही है ना। ठीक है, तो सर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी तभी होती है। काइनेटिक एनर्जी से आप वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स निकाल रहे हो, मैं रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा था, व्हाट के साथ मैंने कैलकुलेट यूज भी नहीं किया हुआ। हाँ जी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड है आपका आंसर। अगर आता है ना, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो बेटे 80 को 4 से, 8 4 32, नहीं सॉरी एफ, अच्छा एफ तो निकलेगा ही नहीं यहाँ से, आप हाफ एम वी स्क्वायर से अप्लाई कर रहे हो ना, नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर से अगर करते हो तो वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स आ जाएगा या वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स आ जाएगा। मैं कर देता हूँ, मेरी F equal to MA से निकली है। एफ इक्वल्स टू एम में से तो निकल ही नहीं सकता सर, ना मैंने किया W is equal to MA into distance। बेटे, ए कहाँ से ले रहे हो? सर वही बता रहा हूँ। अच्छा, मैं तो मेरे लिए B square minus U square equal to है, ऐसे मैं मैंने तो बताया नहीं, फाइनल नाम फाइनल वेलोसिटी ना इनिशियल वेलोसिटी, तो अपनी तरफ से थोड़ी यूज जीरो लेनी है। तो बात क्लियर। लेकिन हमारे पास इफ क्वेश्चन होता वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स, दिस इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स, तो बेटा ये हाफ एम वी स्क्वायर से आप कर सकते थे, फिर वो वर्क डन हो रहा है। मैथ्स 20 या वेलोसिटी क्या 4 का स्क्वायर आया था, तो ये कितना बन रहा है 160, ये बेटा होगा। लेकिन रिजल्टेंट फोर्स पूछी हुई थी मैंने, और व्हाट के साथ है, कैलकुलेट यूज भी नहीं किया हुआ था, क्योंकि कोई चीज मूव कर रही, काइनेटिक एनर्जी तो है ना, एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी आई है ना, ठीक है। और जब कोई चीज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही, फॉरवर्ड रिजल्टेंट फोर्स ही जीरो होती है बेटे, एफ इक्वल एम ओ लेवल के कॉन्सेप्ट से अगर लेते हो, ठीक हो गया। इसको तो काफी हद तक ठीक कर दिए क्वेश्चन। अब आते हैं बेटा केस 2 के ऊपर। मैं पहली केस पे आंसर जितने क्वेश्चन को आए हैं जिसके अंदर हमारे पास ये आया था कांस्टेंट फोर्स लग रही, फोर्स को मैं वेरी मैंने किससे करवाया। अब आते हैं वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, केस 2। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। इसमें बेटा एग्जांपल 1 पे आ गए, वर्क डन टू स्ट्रेच a spring, and this is also equal to gain of elastic potential energy, and we also call it strain energy. Strain energy, stress over strain यंग मॉडुलस होता है, ठीक है। अच्छा बेटे, हमारे पास वर्क डन टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग, इसका मतलब है इफ वी कंसीडर दिस इज अ फिक्स सपोर्ट कंसीडर कर ली, और यहाँ पे एक सपोर्ट स्प्रिंग है, इसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या के है, कोई चीज इसके साथ अभी हैंग नहीं की हुई हमने। अब इसके साथ अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई की बेटे यहाँ पे, तो स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया, फिर फर्दर फोर्स को इंक्रीज किया, तो स्प्रिंग और स्ट्रेच हो गया। अब अगर स्प्रिंग स्ट्रेच होता जा रहा है तो स्प्रिंग हमारे पास देखो कितनी एनर्जी गेन करता जा रहा है बेटे, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारे पास फोर्स लगी है विच इज इक्वल टू F1 M1 G के बराबर होगा, मैस अभी M1 है, इसके अंदर एक्सटेंशन कितनी आ गई, ये वाली आ गई E1। हाँ, अगर मैं इस फोर्स को इस एक्सटेंशन से मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास वर्क डन आ जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, एक्सटेंशन इज एज एक्टिंग एज ए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस M1G को E1 से मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन आ जाएगा इस फोर्स ने जो किया। Now if I increase the force now from M1 to now this is M2, due to its downward force it also increases from F1 to F2, now M2G, and displacement here again this is E2 now,
अब यहाँ पे अगर मैंने वर्क डन निकालना है तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन ये क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस वर्क डन आएगा, उस टाइम पे वर्क डन जो होगा वो आएगा। ठीक है, उस फोर्स को उस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हो। लेकिन बेटे देखो फोर्स भी चेंज होती जा रही है, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होती जा रही है, तो जब ये दोनों चीजें चेंज हो रही हो, वेरी कर रही हो, तो हमेशा ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने की रीजन ये भी होती है, रैंडम एरर मिनिमाइज होता है, एक्यूरेसी की तरफ जाते हैं फिर हम। तो हमारे पास वी कैन एट सिंस बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एज एक्सटेंशन, नहीं एक्सटेंशन एज डिस्प्लेसमेंट, extension vary. So a graph is plotted between them. ग्राफ प्लॉट करने में हमारे पास सपोज ये वर्टिकल एक्सिस हो गया बेटा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यही हो गया, ठीक है। अब दोनों केसेस के अंदर हमारे पास क्या ग्राफ, तो अगर इफ आई कंसीडर फोर्स अलोंग वर्टिकल एक्सिस and extension along horizontal axis, we may take extension along vertical axis and force along horizontal axis. So in both these cases we are following a straight line graph as per Hooke's law. अच्छा, अब दोनों चीजें चेंज हो रही, जब दोनों चीजें चेंज हो रही है तो आप इंटीग्रेट करते हो। इंटीग्रेट करने का मतलब वी हैव टू टेक द एरिया ऑफ द ग्राफ नाउ। अब एरिया ऑफ द ग्राफ अगर आप कंसीडर करते हो तो वी ऑलवेज हैव टू टेक द एरिया ऑफ द ग्राफ अलोंग विद द एक्सटेंशन एक्सिस। व्हाई विद एक्सटेंशन एक्सिस? इसके साथ ये वाला एरिया ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ये वाला एरिया लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे बेटा ये वाला एरिया आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला एरिया। उसकी रीजन क्या है, आप रीजन सुनिएगा बेटे। ये एक्चुअली ये ट्राइंगल ही बन रही है ना यार, ये वाला एरिया ले लो बेटे जी, या ये वाला एरिया ले लो, आंसर तो एक ही आएगा, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया हाफ टाइम बेस टाइम्स हाइट आता है। बेस ये है तो हाइट ये है, अगर बेस ये बनी है तो हाइट ये इसके बराबर ले जाओगे, तो एरिया इसका और इसका एक ही आना है, या इसका इसका एक एरिया ही एक ही आना है। लेकिन हमने यही एरिया क्यों लेना है? बिकॉज वी आर डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंशन टू बी चेंज फॉर द वर्क टू बी डन। Like if we consider very stiff spring, you are exerting a force on it, and if this is not extending it, if it is not displacing, no work is done then. और extension क्या base quantity है, so it means by convention we have to follow what forefathers of physics suggest us कि आपने base quantity के साथ area लेना है। extension displacement distance ही है ना, which is base quantity। तो बेटे हमारे पास we are having question Cambridge, काफी पुराना है, उसने बेटे यहाँ पे ये उसने क्या है कि वर्क बाय वेरिएबल फोर्स गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला एरिया उसने शेड किया, कहता है फिजिकल क्वांटिटी कौन सी ये वाली होगी और कौन सी यहाँ पे आएगी ताकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली जा सके। तो वर्टिकल एक्सिस में एक्सटेंशन आ रही है, हॉरिजॉन्टल में फोर्स है, दिस इज द करेक्ट चॉइस देयर। ठीक है, तो ऐसे क्या क्वेश्चन के अंदर अगर आपने बेटे वर्क डन निकालना है तो यू हैव टू टेक द एरिया ऑफ force extension graph along with extension axis। अगर हम एरिया लेते हैं बेटा हमारे पास तो एरिया किसके वर्क डन किसके बराबर आ गया, हाफ एफ ई, ठीक है, बेस टाइम्स हाइट जो होता है। लेकिन आप लोग ये भी पढ़ चुके हो ओ लेवल्स के अंदर, एफ जो है दिस इक्वल टू के ई के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या दो चीजें आ गई बेटे। अगर मैं डब्ल्यू के एस लिखा हाफ, इस एफ की जगह अगर मैं के ई पुट कर दूं कोई फर्क को नहीं पड़ता है, दिस इज के ई टाइम्स ई।
हाफ के ई स्क्वायर हो गया। या दूसरा तरीका क्या होता है, ये फॉर्मूला बेटे, यहां से आप एक्सटेंशन को सब्जेक्ट नो, एक्सटेंशन को सब्जेक्ट नो किसके बराबर होगी, ई किसके बराबर होगा, दिस फर्दर बी इक्वल टू, दिस इज ई को स्टैंड एफ ओवर के के बराबर हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट करूं तो मेरे पास फर्दर क्या होगा, वर्क किसके बराबर होगा, हाफ इज एज सच, एफ भी एज सच हो गया, ई की जगह आई कैन पुट एफ ओवर के, तो वर्क डन किसके बराबर, एफ स्क्वायर ओवर 2k। एक और फॉर्मूला आ गया, एक ये हो गया। लो जी, ठीक है, बात क्लियर होगी। अच्छा, एक और आगे हमारे पास एग्जांपल 2 के ऊपर, वर्क डन बाय एन एक्सपेंडिंग गैस। ठीक है, अब बेटे हमारे पास इसके लिए अगर हम एक पिस्टन लेते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन एट स्टॉप एंड, लाइन सीधी है, ठीक है, दिस इज अ पिस्टन एट ए स्टॉप एंड, ठीक है, एंड दिस इज अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। अब इसके अंदर अगर वॉल्यूम देखते हैं, इसमें प्रेशर अगर देखा, मैंने लिखा बेटा P1, सपोज अंदर गैस का प्रेशर था, ऊपर प्रेशर कौन सा, एटमॉस्फेयर का है। अगर पिस्टन रुका हुआ है इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम स्टेट, बेटे हमारे पास P1 किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिल्कुल बराबर होगा, तभी पिस्टन रुका होगा। अगर इंटरनल ज्यादा होता पिस्टन शुड राइज अप, अगर एक्सटर्नल ज्यादा होता तो इट शुड डिसेंड। अगर यहाँ रुका हो तो इसका मतलब एक जैसा प्रेशर। अब इसका वॉल्यूम अगर लेना है तो वॉल्यूम कैन बी फाउंड बाय फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर H1। H1 कौन सी आई, ये वाली हाइट जो है, ठीक हो गया। अब आप क्या करते हो, इस पिस्टन को आप थोड़ा सा हीट करते हो बेटे, पिस्टन कह रहा हूं सॉरी, इसको सिलेंडर को अगर हीट प्रोवाइड करते हो, अगर हीट प्रोवाइड करोगे तो ओवरऑल चेंज क्या होनी है। अगर मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड की, मैंने ये कॉन्स्टेंट फ्लेम के ऊपर रखा हुआ है और आराम से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कूलिंग ज्यादा हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा, इंटरनल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा तो पिस्टन को विग्रेसली पार्टिकल हिट करेंगे तो ये पिस्टन क्या राइज करना शुरू हो जाएगा। ये अगर राइज करना शुरू तो वॉल्यूम ज्यादा होना शुरू हो गया, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी फिर, वॉल्यूम ज्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर फिर कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल के बिटवीन सेपरेशन ज्यादा हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स के बिटवीन ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई होने की वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ कूलिंग कम होगी, प्रेशर कम हो जाएगा। अगर पिस्टन यहाँ पे जाके फिर रुक गया है, अगर रुक गया है तो इसका मतलब यहाँ पे फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उतना ही है, इंटरनल प्रेशर जो होगा वो इक्वल हो गया। अंदर प्रेशर P2 लेते हैं, इसका P2 भी किसके बराबर हो चुका है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो चुका है। अब P1 भी एटमॉस्फेयर के बराबर है, P2 भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो अगर इफ आई राइट डेल्टा P, so this is P1 minus P2, this is 0, that is no change of pressure। ठीक है, that is no change of pressure। ठीक हो गया। अच्छा, अब बेटे इसके अंदर वॉल्यूम तो इंक्रीज कर गया इसका, ये हाइट अब ज्यादा हो चुकी है H2, तो वॉल्यूम अगर लिखूं V2 विच इज इक्वल टू पाई
आर स्क्वायर H2 होगा। और वॉल्यूम चेंज कितना हुआ, इतना ज्यादा वॉल्यूम में जो चेंज हुआ ना, रेडियस तो वही है। अगर इतना ज्यादा वॉल्यूम चेंज हुआ तो इसका मतलब मैं इसको यहाँ से भी कर सकता हूँ कि मेरे पास ये जो वैल्यू आ रही है चेंज ऑफ हाइट, ये चेंज ऑफ वॉल्यूम की रीजन बनी है। ठीक है, ये पिस्टन ऊपर क्यों गया, रुका हुआ था ना, ऊपर गया। कोई चीज रुकी तो शुड कीप इट स्टेट ऑफ रेस्ट। इफ इट कम्स इनटू मोशन फ्रॉम इट स्टेट ऑफ रेस्ट, इसमें सम एक्सटर्नल रिजल्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। अब यहाँ पे जो एक्सटर्नल रिजल्टेंट फोर्स लगी है, दिस इज द collision of air particles with the piston। तो बेटा अब वर्क का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा हुआ, वर्क इज दिस, बेसिकली वर्क इज फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स किसके बराबर हो गया, पी ए के। डिस्प्लेस कितना किया, डेल्टा एच, ये डिस्प्लेस किया ना, H2 माइनस H1 डेल्टा एच, ये जो आ रहा है। अच्छा, अब फर्दर अगर देखते हो, P A टाइम्स डेल्टा एच, अगर मैं एरिया को इसकी इससे हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास इस चीज का वॉल्यूम आ जाएगा, जो जो डिस्प्लेस किया वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं लिखे P डेल्टा V, ये फॉर्मूला हो गया। प्रेशर चेंज नहीं जाएगा वॉल्यूम। हाँ, कांस्टेंट प्रेशर चेंज ऑफ वॉल्यूम, ये वर्क डन के बराबर है। तो वर्क डन ऑन का वर्ड भी यूज होता है, बाय का वर्ड भी, गैस। दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर एंड चेंज ऑफ वॉल्यूम। अब चेंज ऑफ वॉल्यूम में वॉल्यूम बेटा इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, उसलिए यहाँ से वर्क डन ऑन या बाय का वर्ड यूज होता है। ठीक है, अच्छा अब नोट की फॉर्म में, वर्क इज डन, पहला ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस, अगर उसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब आप वर्क कर रहे हो गैस पे, आपने फोर्स अप्लाई की, आपने गैस को कंप्रेस किया है, आपने उसका वॉल्यूम डिक्रीज किया है, आपने अपनी एनर्जी यूज की है। जब आपने अपनी एनर्जी यूज की तो गैस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है। अब इंटरनल एनर्जी एएस के सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम टेम्परेचर से पढ़ाते हैं। ठीक है, सो टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस। ठीक है, अगर हमारे पास वर्क इज डन बाय द गैस होगा, अगर उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, सो टेम्परेचर क्या होगा, वो हमारे पास डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास बेटे प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ गिवन है, तो उसको भी इंटीग्रेट करोगे, उसको भी एरिया लोगे आप अलोंग विद वॉल्यूम एक्सिस, तो वो भी आपको बता देगा वर्क डन ऑन या बाय द गैस। ठीक है, एरिया ऑफ प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ along with volume axis defines work done on or by the gas।